नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे आज यहाँ पर न उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में, न ही मध्य प्रदेश के बारे में, बल्कि आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। महाराष्ट्र में एक वक्त हमने देखा कि किस तरह से शिवसेना दो गुटों में बंट गई। शिवसेना के दो गुटों में बंट जाने के बाद देखा गया कि शरद पवार की पार्टी भी यहाँ पर बंटती हुई नजर आई, वह भी दो गुटों में नजर आई, लेकिन पार्टी का चुनाव चिन्ह भी अब उनसे छिन चुका है। और अब यहाँ पर बीजेपी एक अलग रणनीति बना रही है। लंबे वक्त से जो चर्चाएं हो रही थी कि कहीं ना कहीं एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, एनडीए में ये पार्टी शामिल हो सकती है, और आज कहीं ना कहीं अमन जी वो दिन आता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल राज ठाकरे बीते कल शाम दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ उनकी अहम मुलाकात होने जा रही है। दावे ये किए जा रहे हैं कि राज ठाकरे ने यहाँ पर दो बड़ी मांगे रखी हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र से चंद्रशेखर बावनकुले भी दिल्ली में मौजूद हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली में मौजूद हैं, और ऐसे में अभी देखा जाए ताज होटल में राज ठाकरे की मौजूदगी है और वहीं पर अब बीजेपी के नेता विनोद तावड़े भी पहुंच गए हैं। यानी कि देखा जाए कहीं ना कहीं आज पूरे तौर पर आशंकाएं नजर आ रही है कि एमएनएस और बीजेपी अब एकजुट होती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार संभावनाएं पहले भी थी कि क्या मन से जो महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी है राज ठाकरे की क्या वो बीजेपी के साथ में मिल सकती है। क्योंकि अगर 2019 की अगर चुनाव की बात करें तो उस समय राज ठाकरे ने अपनी पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में नहीं उतारी थी, लेकिन हाँ ये जरूर था कि उन्होंने लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की थी और जबरदस्त तरीके से बयानबाजी की थी, तमाम सारे बयान दिए थे। लेकिन अब बहुत समय बदल चुका है और यहाँ पर जो संभावनाएं लग रही हैं कि मन से लगभग एनडीए का हिस्सा बनने वाला है, और जो मांग उनकी है उसमें जो पहली मांग है वो ये है कि उन्हें कम से कम 2 सीटें दी जाएं चुनाव में जाने के लिए। हालांकि मनसे का अगर वोट बैंक देखा जाए तो उतना मजबूत नजर नहीं आता। 2019 जिस तरह से कह सकते हैं विधानसभा चुनाव होता है वहां पर उसमें उनको महज एक या इक्का दुक्का सीटें मिलती हैं। 2009 में जरूर उनको जो है 13 सीटें मिलती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके अगले ही साल 2014 या 15 में चुनाव होता है विधानसभा का और वहां पर उनकी पार्टी को महज 1 सीट मिलती है। यानी कि अगर औसतन आप देखें तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है मनसे ने क्रिएट नहीं किया महाराष्ट्र के लिए अंदर, लेकिन चूंकि उनके पास वोट बैंक है और हर सीट पर बीजेपी की नजर है कि अगर उनका इतना % वोट हमारे साथ मिल जाएगा तो हमारी जीत यहाँ पे सुनिश्चित हो जाएगी। यही बात होती थी गठबंधन में कि सीट पे इक्का दुक्का पे बात हो पाती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी सारी सीटों पर नजर आता है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई सबसे बड़ा राज्य है सीटों के मामले में तो वो महाराष्ट्र है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर मनसे बीजेपी के साथ आती है तो उनके पास में एक ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले उनके पास जो है एकनाथ शिंदे मौजूद हैं, अजीत पवार का गुट उनके साथ मौजूद है। ऐसे में अगर मनसे भी बीजेपी के साथ आता है तो चारों लोग मिलकर महाराष्ट्र के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में जो लगातार कहा जा रहा था कि हालांकि देखा गया अमूमन कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो हो सकता है कि इसके ऊपर वो बयानबाजी करते हुए नजर आ जाए। और यहाँ पर जो एक बड़ी जीत की उम्मीद बीजेपी कर रही है महाराष्ट्र के अंदर, उनकी उम्मीदें यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई पड़े। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से जो महायुति गठबंधन है, यानी कि यहाँ पर अजीत पवार का गुट है, एकनाथ शिंदे का गुट है और दूसरी ही तरफ बीजेपी है, तो यानी कि 3 जो गुट मिलकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे शरद पवार को एक बड़ी चुनौती देंगे। 48 लोकसभा सीटों वाला है महाराष्ट्र, और वहां पर देखा जाए एक बड़ा खेल करने की कोशिश में बीजेपी लंबे वक्त से है। बाला साहेब ठाकरे जी का वर्चस्व कहीं ना कहीं आज भी यहाँ पर कायम है, जिन्होंने उद्धव ठाकरे जो उत्तराधिकारी के तौर पर आगे आए, जिन्होंने शिवसेना का स्थापना की, और आज के समय में देखा जाए उस शिवसेना में देखा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं उस विरासत को संभालते हुए नजर आ सकते थे। तो आज दोनों ही चचेरे भाई एक बार फिर से आमने सामने हैं। दावे ये किए जा रहे हैं मंजी की दक्षिण मुंबई और साथ ही साथ शिरडी सीट की मांग रखी है राज ठाकरे ने जी। तो क्या यहाँ पर राज ठाकरे की दोनों ही मांगों को पूरा किया जाएगा? क्योंकि अंदरूनी सूत्रों की माने तो अभी ये दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें दक्षिण मुंबई सीट मिल सकती है। जी देखिए, जाहिर बात है 2 सीटों की वो मांग कर रहे हैं, आपने शिरडी का जिक्र किया और एक सीट की और मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या उनकी ये मांग पूरी होती हुई नजर आएगी? और देखिए 48 का लगभग कह सकते हैं ग्राफ को अगर समझे तो बीजेपी यहाँ पर 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आने वाली है। वहीं अगर बात करें एकनाथ शिंदे की तो वो भी 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो अजीत पवार हैं वो भी
करीब 4 सीटों के आसपास चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में संभावना कम है कि उनको 2 सीटें दी जाए, हो सकता है 1 सीट पर उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार जो गठबंधन है वो इस तरह से करती है कि जो बाकी दल होते हैं उनके सामने एक बड़ा कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। अगर बीजेपी के साथ जो तमाम जो सहयोगी दल उसके आ जाते हैं तो वोट बैंक उनके हिस्से में काफी हद तक कह सकते हैं बड़ा हो जाता है। इसीलिए तमाम पार्टियां दबाव में आ जाती हैं जो उनके खिलाफ चुनाव में जाती हैं। अब यहाँ पर क्या मनसे के आने से बीजेपी की स्थिति स्ट्रांग होने वाली है? देखिए, इसमें कई तरह की चीजें और भी हैं कि क्या जो अजीत पवार गुट है क्या इसमें वो सहमत होगा, क्या 4 सीटों पर वो सहमत होता हुआ नजर आएगा, क्या वाकई में एकनाथ शिंदे जो है 8-10 सीटों पर नजर आएंगे सहमत होते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अभी 13 सांसद हैं। तो यहाँ पर अगर राज ठाकरे की एंट्री होती है तो क्या ये आपस में कॉम्प्लिकेशंस वाली चीजें नहीं होंगी? तो कई तरह के सवाल है, कई तरह की चीजें कि लगातार यहाँ पर जो बीजेपी है और जो एनडीए कुनबा है वो किस तरह से इस पूरे के पूरे मामले को देखता है, किस तरह से इस पूरे मामले पे कह सकते हैं अपना रुख रखता है। इसको देखना मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखिए, वाकई में दिलचस्प तो होने ही वाला है। देवेंद्र फडणवीस के साथ राज ठाकरे का एक बेहतरीन बॉन्ड हमने हमेशा से ही देखा है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर तो ये तक कहा गया था एक वक्त कि देवेंद्र फडणवीस ही हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ लाने की पूरी तरीके से कोशिश की थी। लेकिन अब यही देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या वाकई में राज ठाकरे एक बड़ा खेल करने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी ये भी देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने अंदर की बात तक यहाँ पर बता दी है। राज ठाकरे पर बीजेपी का प्लान क्या है ये तक अब सामने आ चुका है। इंटरव्यूज जो चल रहे हैं और उन इंटरव्यूज में भी उन्होंने साफ तौर पर खुलकर दावे किए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब राज ठाकरे को लेकर ये कयास लगे हैं कि बीजेपी के साथ वह आ सकते हैं, बल्कि ये दूसरी बार ये कयास लग रहे हैं। तो क्या राज ठाकरे के चलते बीजेपी यहाँ पर एक बड़ा फायदा उठाती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, अभी बहुत बड़ी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जो कह सकते हैं कि जो शरद पवार उनके पोते हैं उनका भी स्टेटमेंट आपने सुना, वो यही बात कहते हैं कि बीजेपी हमेशा पार्टियों का इस्तेमाल करती है और जैसे ही मौका निकल जाता है, वक्त निकल जाता है, पार्टियों को अपने आप से अलग कर देती है। एक बार फिर 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी जो है यहाँ वहाँ डोरे डालती हुई नजर आ रही है। चाहे जयंत चौधरी की बात करें या फिर चिराग पासवान की बात करें या फिर हम राज ठाकरे की बात कर सकते हैं। किस तरह से बीजेपी इस समय जो उनको लालच देकर अपने पास बुलाती है, लेकिन जैसे उसका काम पूरा होता है वो उनको वापस कह सकते हैं किनारे लगा देती है। हमने देखा कि पशुपति पारस जिनके पास 5 सांसद थे उनको एक भी सीट बीजेपी ने नहीं दी। चिराग पासवान जिनके पास 1 सांसद थे खुद वो ही उनको 5 सीट दे। तो ये बीजेपी का जो गणित है उसको लेकर रोहित पवार ने सवाल उठाए हैं। जो शरद पवार के पोते हैं वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के पास मत जाइए, कोई फायदा नहीं है, आपका इस्तेमाल करेंगे और फिर दोबारा आपको जहां से आए थे वहीं भेज देंगे। तो कुल मिलाकर अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से स्थिति बीजेपी के काबू में है, क्योंकि यहाँ पर पशुपति पारस उनसे नाराज हो गए, उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं बिहार की अगर बात करें, इसके अलावा जो मुकेश सहनी वो भी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि नए दलों को अपने साथ जोड़ा जाए, ताकि अगर कुछ लोग उनसे अलग भी होते हैं तो उनका जो कुनबा है, जो 37-38 दल उनके साथ हैं, वो लगातार बढ़ता रहे और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। अब ऐसे में मनसे के आने से बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है ये देखना होगा, और साथ में क्या मनसे 1 सीट पर मानने को राजी होगी और क्या जो 2 सीट की बात कर रहे हैं वो बीजेपी उनको देती हुई नजर आएगी, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जब कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, जब वो 2 फाड़ हो सकती है और जो कह सकते हैं कि जो एनसीपी है वो 2 फाड़ हो सकती है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ मुखर रहते थे राज ठाकरे, यूपी और बिहार के लोगों को लेकर अनाशना बयानबाजी किया करते थे, क्या उनको बीजेपी के अंदर एक तवज्जो मिल सकती है? और जो वो बात कर रहे हैं कि 2 सीटें उनको मिलनी चाहिए, क्या वो मिलती हुई नजर आएंगी? इसको लेकर सबकी निगाहें फिलहाल इस समय इस मीटिंग के ऊपर लगी हुई है। वाकई राज ठाकरे के आ जाने से यहाँ पर बीजेपी को कुछ बड़े फायदे तो जरूर हो सकते हैं। अपने बुलंद आवाज के लिए वह जाने जाते हैं, साफ तौर पर डंके की चोट पर वह अपने परिवार के सदस्य को भी चुनौती देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में देखा जाए बीजेपी के साथ अगर राज ठाकरे आ जाते हैं तो शिवसेना और शरद पवार के गुट को चुनौती देने में जरा सा भी पीछे वह नहीं रहेंगे। जानकारी दे दें कि अब शरद पवार गुट की तरफ से भी उन्हें अब प्रस्ताव मिल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यहाँ पर साफ तौर पर है कि बीजेपी यहाँ पर समय समय के साथ साथ यहाँ पर अपने खेमे में बदलाव कर रही है। जरूरत है तो आपको अहमियत दे रही है, जरूरत नहीं होगी तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अब बयानबाजी चलना शुरू हो चुकी है। अब यही देखना
होगा कि आखिरकार राज ठाकरे आने वाले समय में क्या वाकई में बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। एमएनएस और बीजेपी का गठबंधन क्या वाकई में अब होता हुआ नजर आएगा, फिलहाल देखा जाए। 48 घंटे पहले की अगर बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि अभी राज ठाकरे से कोई भी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस एक नई रणनीति को यहां पर आगे करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दावे किए गए कि एकनाथ शिंदे से वह रातों रात छिप कर भेष बदल कर तक जाया करते थे और तब जाकर हमने देखा कि शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। देखते हैं कि राज ठाकरे आज बीजेपी के साथ जुड़ ही जाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।